You are watching Active India channel. शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल एक्टिव इंडिया। यकीनन हमने जगाई थी एक उम्मीद और किया था एक वादा। उसी वादे के तहत हम हर वक्त, हर लम्हे, हर कदम पर आपको अपडेट करते रहे। न खुद हम थमे और न आपको थमने दिया। और इसी सिलसिले में हमारा एक नया कार्यक्रम शहर की आवाज, जो हम आपके सुपुर्द करते हैं। बिल्कुल पर्यावरण संरक्षण और रिवर कंजर्वेशन एडवाइजरी बोर्ड के कन्वीनर, ग्लोबल ग्रीन्स मैगजीन के चीफ एडिटर मनोज श्रीवास्तव जी, जिनसे आज हम मुलाकात करेंगे। मनोज श्रीवास्तव जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े और अनुकरणीय काम किए हैं, जो जग जाहिर है और जनहित के लिए किए गए हैं। यकीनन आज मनोज श्रीवास्तव जी हमें बताएंगे वो सारे काम जो इन्होंने जनहित के लिए किए और जिससे बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर न सिर्फ हमें बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी फायदा होगा। मनोज श्रीवास्तव जी, आपका एक्टिव इंडिया में हम स्वागत कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि आपका स्वागत न सिर्फ एक्टिव इंडिया बल्कि पूरा हिंदुस्तान और कल को समूचा विश्व करे। यकीनन आपके काम उस लिहाज से, उस जाविये से खरे भी उतरते हैं। आपको पर्यावरण संरक्षण, खासकर नदी संरक्षण की प्रेरणा कब और कैसे मिली? मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद में हुई। विश्वविद्यालय स्तर पर मैंने जब अपनी पढ़ाई की, उसी समय से मुझे पर्यावरण की तरफ रुझान मेरा बढ़ने का कारण मेरे बड़े भाई वन विभाग में आईएफएस की उनकी जॉब लगी और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जब मैं उनके जहाँ पर पोस्टिंग मध्य प्रदेश में उनकी विभिन्न जगहों पर होती थी, मैं जाता था। तो वहां पर जब मैं देखता था कि किस तरीके से हरियाली और स्वरूप दिखता था। श्रीवास्तव जी, जैसा कि हम जानते हैं, गंगा पर विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं। ऐसे में आपका, हमारा ये ग्लोबल ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन, ये किस जाविये से औरों से अलग है? ये कुछ नया कर रहा है, तो वो क्या है? जैसा कि अभी आपने मुझसे पूछा कि गंगा और यमुना पर बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं और हमारा ग्लोबल ग्रीन्स ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से इसको अलग तरीके से काम कर रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गंगा यमुना से तो इलाहाबाद का हर व्यक्ति अपने को जुड़ा हुआ पाता है। और काम क्या, हम लोग ये कह सकते हैं कि एक सेवा भाव जो हम लोगों को बचपन से ही माता पिता के माध्यम से मिली थी, उसको ही एक अभियान के तहत हमने जब गंगा और यमुना की स्थितियां देखी नजदीक से जाकर के। पहले तो बचपन में हम लोग उसको एक धार्मिक प्रारूप में देखते थे और वर्तमान में जब मैंने देखा कि उसको एक काम के दृष्टिकोण से, एक सेवा की भाव से और किस तरीके से पर्यावरण संरक्षण और नदी संरक्षण की एक दिशा देते हुए काम किया जाए। और मैं 2008 में मैं अंतर्राष्ट्रीय नदी महोत्सव होशंगाबाद में मनाया गया था, वहां पर मैं गया। तो वहां पर मैंने विभिन्न नदियों पर अलग अलग लोगों को काम करते हुए देखा, जिसमें देश के बड़े बड़े लोग अलग अलग नदियों पर, राजेंद्र सिंह, राधा भट्ट जी और मैग्सेसे पुरस्कार पाए हुए कई लोग, मेधा पाटेकर, इस तरीके के लोगों से मेरा वहां पर सानिध्य हुआ, परिचय हुआ। तो मैंने भी देखा कि ये सारे लोग जिनके नाम मैं आपको सामने रख रहा हूं, इन लोगों ने जमीनी स्तर पर काम किया, सिर्फ संस्थागत काम नहीं किया। इन लोगों ने अपने को उस काम में जीने की कोशिश की। तो मैंने भी इस काम में पहले उन लोगों से प्रेरणा लेकर के सीखने की प्रवृत्ति अपनाई, फिर यहीं के अपने लोगों को जोड़ करके एक संगठन का रूप दिया और कैसे नियमित और स्थायी रूप से काम किया जा सके, इसके लिए हमने काम प्रारंभ किया। और काम का मैं दूसरों से ये नहीं कह सकता कि मैंने क्या अलग किया, लेकिन मैंने ये करने की कोशिश की कि गंगा और यमुना के लिए सिर्फ नाम के लिए काम ना करें, काम करें और उससे नाम बने। ये प्रयास मेरा। दोस्तों, अगर आपको ना पता हो तो मैं बता देना चाहूंगा कि श्रीवास्तव जी ने सन 2011 में एक नया दृष्टिकोण, एक नई मुहिम छेड़ी है, रन फॉर यमुना। यकीनन मैं और मेरे साथ हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि ये रन फॉर यमुना दृष्टिकोण क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम लोगों ने गंगा के लिए, इलाहाबाद में जो भी रहता है गंगावासी है और गंगा की ही सारी बातें होती हैं। मैं 2009 में रिवर हेल्थ इंडेक्स, एक पीस इंस्टीट्यूट नई दिल्ली की है, जिसमें यूएनडीपी के साथ यमुना नदी के संरक्षण पर प्रयास किया और एक गंगोत्री से लेकर के इलाहाबाद तक की पूरी यमुना स्ट्रेच को 14 भागों में बांट करके 14 ग्रिड में उन्होंने यमुना संरक्षण का कार्य किया। इसमें 3 प्रमुख ग्रिडों, जिनको कि फतेहपुर, चित्रकूट और इलाहाबाद, ये उन्होंने ग्लोबल ग्रीन्स को इस काम को करने का अवसर दिया। मैंने अपने नेतृत्व में इस काम को लिया। गांव और नदी का क्या तालमेल है, नदी की क्या स्थिति है, नदी गांव पर क्या प्रभाव डाल रही है और गांव नदी पर कैसे प्रभाव डाल रहा है, तो इस संदर्भ में मैंने एक यमुना पर एक व्यापक रूप से काम किया। और इलाहाबाद में जो
संगम कहने के लिए तो जरूर है, इलाहाबाद में यमुना की आवाज गंगा की आवाज में दब सी जाती है। तो मैंने ये प्रयास किया कि गंगा और यमुना को संयुक्त रूप से जोड़ा जाए और दोनों के प्रयास सार्थक रूप से कैसे सामने आ सकें। इस क्षेत्र में हमने जब इस अभियान को चलाया तो ये धीरे धीरे ये अभियान हमारा व्यापक होता चला गया और एक अभियान जो मैंने गांव से शुरू किया था, फिर उस शहर के लोग जुड़े। 2010 में मैंने इसी अभियान में यमुना प्रतिभा कार्यक्रम किया, जिसमें शहर के विभिन्न स्कूल कॉलेज के बच्चों के बीच में, बुद्धिजीवियों के बीच में विभिन्न सर्वेक्षण कराया कि यमुना कैसे, मतलब हम लोग मिल करके यमुना के लिए क्या काम कर सकते हैं। तो वो सारी प्रक्रिया जो मेरी चल रही थी उसका एक बड़ा स्वरूप खड़ा हुआ, जिसमें मुझे लगा कि शहर के चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे एडवोकेट्स हों, जजेस हों, हर वर्ग कैसे जुड़ सकता है। इसके लिए हमने एक अभियान चलाने के लिए मैंने जैसे देखा कि देश भर में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन या बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं उनको लेकर के अभियान चलाया जाता है। पुणे मैराथन, दिल्ली मैराथन, इस तरीके के अभियान चलाए जाते हैं जिससे कि कनेक्टिविटी बनती है देश में, कि हम भी उस पार्ट से जुड़े हुए हैं। क्योंकि क्या होता है कि बहुत से लोग समय नहीं उतना दे पाते, लेकिन उनकी उपलब्धता ही ये लगता है कि वो हमारे इस मिशन में सहयोग कर रहे हैं। तो मैंने रन फॉर यमुना का एक अभियान भी उसी दिशा में सोचा और वो लोगों से, अपनी संस्था के लोगों से, अन्य लोगों से मैंने जब कहा तो उन्हें एक अच्छा अभियान लगा। मीडिया के लोगों से भी मेरी वार्ता हुई, उन लोगों ने कहा कि एक नया सोच है और हम सब लोग मिलकर के इसमें आपको समर्थन करेंगे। और रन फॉर यमुना की जब हमने इस सोच को अंजाम देने का काम शुरू किया तो मां गंगा और यमुना की पहली बार एक ऐसी कृपा मैं कह सकता हूं कि मैंने जो जो सोचा वो सब उन्होंने मुझे करने के लिए एक प्रेरणा भी दी और मुझे आशीर्वाद भी दिया। तो मेरे इस कार्यक्रम की शुरुआत हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एफ.आई. रिबेलो साहब ने फ्लैग होस्ट करके किया, जो हाईकोर्ट की यात्रा शुरू हुई और ये पूरी शहर के सारे कम से कम 10 से 15 हजार लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया। स्कूल कॉलेज के बच्चे, डॉक्टर्स की पूरी टीम, कोई मतलब ऐसा नहीं था कि कोई मेरी संस्था से जुड़ना चाहता था। जो मैंने रन फॉर यमुना की बात सोची वो पूरी बात एक सोच में बदल गई कि ये रन फॉर यमुना, यमुना के लिए हम लोग क्या करें। ये पूरे शहर ने पहली बार दिखाया। बहुत सी बातें, बहुत सी रैलियां छोटे स्तर पर होती थी, लेकिन एक शहर ने उस पूरी मिशन में पहली बार जुड़ करके हमें ये सोच दी कि रन फॉर यमुना एक ऐसी सोच है कि समय, जो मैंने सोचा था कि यमुना या गंगा के लिए अब समय कम पड़ रहा है तो हम चलने की नहीं, अब हमें दौड़ने की जरूरत है, जिसको मैंने एक रन का कॉन्सेप्ट दिया। रन का मतलब ही नहीं था कि हम कोई रेस करने जा रहे थे, लेकिन रन यही थी कि हम लोग अब तेजी से आगे बढ़े, समय कम बचा है। बहुत से ऐसे वैज्ञानिक सर्वेक्षण आ रहे हैं जिनमें ये बातें निकल करके आई हैं कि नहीं, अब गंगा और यमुना की भी स्थिति आगे जाकर के बिगड़ने वाली है। 20 साल में, 30 साल में ये सब गंगा सूख सकती है, यमुना सूख सकती है। तो हम लोग को जो भी प्रयास करना है अपने जीवन काल में अगर हम लोग कुछ कर सकें, ये मेरा मिशन इसमें। बिल्कुल दोस्तों, रन का मतलब दौड़ना भागना नहीं, और दौड़ना भागना है भी इन पॉजिटिव वे। यकीनन भागिए, दौड़िए, उठाइए यमुना के हक की आवाज, जो आपके लिए होगी, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए होगी। उसका संरक्षण, आपकी पीढ़ियों का संरक्षण, उसका विकास, आपका विकास, वो स्वच्छ तो हम तन मन दोनों तरफ से स्वच्छ, उसकी स्वच्छता हमारा उत्तरदायित्व, हमें करना ही होगा उसको स्वच्छ। बहरहाल श्रीवास्तव जी, हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि भारत एक आध्यात्मिक देश रहा है जी जी, और चाहे वो क्रीमी लेयर हो या फिर निचला तबका, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी ना हो, पर मां गंगा का स्नान बहुत जरूरी है। जी जी, सुबह से शाम तक कमर तोड़ मेहनत के बाद पूर्णमासी में गंगा स्नान की व्यवस्था करना और हर दिन एक रोटी अपने खाने से कम कर देना। जी जी, ये हमारे यहाँ के जो है हमारी जनता की आदतें हैं और जिनसे उनकी आस्था बढ़ती भी होती है। पर कहीं न कहीं जाने अनजाने ये आस्था हमारी पतित पावनी गंगा को प्रदूषित करती जा रही है। जी जी, मसलन पूजा पाठ के नाम पर तमाम माला, फूल, पन्नियां और भी जो है प्रसाद वगैरह चढ़ा देना, ये जो है उसको प्रदूषित कर रहा है। तो ऐसी इस विघटनकारी स्थिति में, इस सिचुएशन में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? आप क्या करेंगे कि हम आस्था को भी बलवती रख सकें, आस्था पर भी कुठाराघात न हो और गंगा वैसी ही पतित पावनी बनी रहे? मैं आपकी इस प्रश्न से काफी अपने को जोड़ता हुआ पाता हूं, क्योंकि ये पूरा मिशन ही आपके इस प्रश्न से जुड़ा हुआ है। क्योंकि गंगा या कोई भी घर स्वच्छ है अगर, तो हमें उसमें सफाई करने की या किसी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। हम जाते हैं खुद ही हमारा मन जो है प्रसन्नचित्त हो जाता है। गंगा का स्नान मैंने आपको बताया, क्योंकि मेरा जन्म स्थान ही इलाहाबाद में है और मेरे माता पिता भी, जैसे अभी आपने कहा, धार्मिक संस्कारों में पले बढ़े थे, तो उन्होंने भी हम लोगों को हमेशा अपने साथ जोड़ करके गंगा और यमुना के तटों को दिखाया। तो वो स्वच्छता, जो निर्मलता हम लोगों ने अपने जीवन में देखी थी,
वो जब हम लोग एक स्नातक स्तर से पार होने के बाद से मैंने देखा कि वो धीरे धीरे हम लोगों का भी जुड़ाव, मतलब जो एक अंदर से फीलिंग आती थी धीरे धीरे कम होती जा रही थी, क्योंकि या तो एक तो ये था कि नदी का स्वरूप धीरे धीरे बदल रहा था, लोगों की सोच बदलने लगी। हमने ये अध्ययन किया और पढ़ाई से जब हमने नदी को जोड़ा कि हमने जो पढ़ा है और नदी की वास्तविकता क्या है, धर्म, विज्ञान और पर्यावरण, इन तीनों को जब तक हमने एक साथ जब मैंने समावित किया तो मुझे वहां पर एक अंतर दिखा कि जब हम धार्मिक आस्था में आते हैं तो हमने एक शब्द लेते हैं श्रद्धा। श्रद्धा के वशीभूत होकर के हम उस जल को मां कहने लगते हैं। जिस जल को जल हमारे यहां टैगोटर में भी आता है, लेकिन जब हम नदी के तट पर जाते हैं तो वहां पर हम कहते हैं कि नहीं, ये गंगा हमारी मां है, यमुना हमारी मां है। हम अपनी मां को छोड़ करके एक नदी को हम मां कहने जाते हैं। तो वो क्यों कहते हैं? क्योंकि हम वहां पर अपने को पूर्णतः धार्मिक और श्रद्धा में रच लेते हैं। लेकिन श्रद्धा वहां तक सही है, किसी के प्रति प्रेम करना। जैसे आप अगर प्रेम कर रहे हैं किसी से तो उसके प्रति एक निष्ठा रखना अपनी जगह पर है, लेकिन हम अंधभक्ति जब करते हैं तो वहीं पर हमारी टूटन शुरू होती है। मैं ये नहीं कहता कि गंगा को मां नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर हम मां कहते हैं तो मां का, आप अपनी मां को श्रद्धा से देखते हैं, उसके प्रति आप कर्तव्य निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं, ये तो प्रश्न बात का आता है। लेकिन मां के प्रति आप क्या प्रेम भाव दे रहे हैं? तो प्रेम भाव में क्या आपकी मां ने आपको नाश्ता बना करके दिया तो आप उसके ऊपर उठा करके वो नाश्ता फेंक देते हैं, या पानी उठा करके उसके फेंक देते हैं? आप वो कोई चीज देती है तो उससे आप प्रसन्न होते हैं। तो जो मां आपको कुछ नहीं दे रही, सिर्फ पानी ही दे रही है, उस जल के पास आप जा रहे हैं, वहां पर उससे स्नान कर रहे हैं। हम लोग युवा लोग हैं, मान लीजिए, उसमें एक यही भाव आता है कि हम इसमें स्नान करके हमको बड़ा प्रसन्न चित्त होता है, कोई धर्म नहीं मिल रहा है। तो ये भी अगर स्वरूप आपको मिल रहा है तो उस श्रद्धा को आप अपने कर्तव्य से नकारते हुए धीरे धीरे अपने अधिकार में परिवर्तित कर देते हैं कि मां, मैं पैदा हुआ हूं तो मेरी मां है, मुझे उसको खाना देना ही देना होगा। मुझे क्या करना है ये मैं भूल जाता हूं कि मुझे उसको खाना बनाने के लिए अगर बाहर से सामान ला करके देना है तो मैं कहता हूं कि मैं नहीं लाऊंगा, मेरा कर्तव्य नहीं है ये तो लाए पिताजी लाए, आप रख लीजिए किसी नौकर को। तो मेरा कर्तव्य होगा कि मां के प्रति मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊं। तो जो आज धर्म जो है हमारा वो अधिकार में बदल गया है और कर्तव्य भूलते जा रहे हैं। तो हमें अपनी मां के प्रति जो, और जो आपने ये बताया कि लोग जाते हैं पूजा करते हैं, सब हम आप जैसे लोग अगर उनसे कहें कि भाई ये गंदगी, घर की सारी गंदगी हमारी, हमने पढ़ाई की इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड से तुलना की जाती है उसकी, उस विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हम अपनी मां की दी हुई राख गंदगी सारा उठाकर गंगा में डाला। हम उनको समझाने की स्थिति में नहीं आए, जो मान लीजिए उन्होंने शिक्षा नहीं प्राप्त की, उन्होंने धार्मिक कृतियों के द्वारा धर्म को पढ़ा है, हमने धर्म को धर्मनिरपेक्ष के रूप में पढ़ा है। तो हमें उनको ये समझाना चाहिए कि नहीं, अब आस्था का स्वरूप बदला है, नदी में ही गंदगी डाल देंगे तभी हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। हम अपनी नदी को स्वच्छ रखेंगे और उसके दूसरे विकल्पों की तरफ ध्यान देंगे, तभी हम अपने आगे इस चरण में बढ़ सकते हैं। तो श्रद्धा को धर्म से जोड़ा जाए और उसको अधिकार की जगह कर्तव्य से जोड़ा जाए। तो जो अभी आपने प्रश्न किया है इसके समाधान यहीं से निकलेंगे। बिल्कुल दोस्तों, हवा बांटिएगा, फदा बांटिएगा, धर्म बांटिएगा, खुदा बांटिएगा, मगर सोचिए दिल की गहराइयों से, वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा। और वतन नहीं रहेगा अगर आप जगे नहीं तो जगना होगा आपको जगाने की मुहिम शुरू की है श्रीवास्तव जी ने, और श्रीवास्तव जी जैसी तमाम और संस्थाओं और व्यक्तित्वों ने फिलहाल इलाहाबाद की आवाज को बुलंद कर रहे हैं वैश्विक पैमाने पर, राष्ट्रीय पैमाने पर। श्रीवास्तव जी अभी आपने हाल ही में संगम से एक उद्गम यात्रा निकाली थी ग्लोबल ग्रीन्स के अंश के तौर पे, तो उस उद्गम यात्रा के बारे में कुछ विस्तार से। क्योंकि हम लोगों की मिशन ही पूरा नदियों पर आधारित है, और आपको अभी मैंने जो भी बातें बताई सब नदियों से जुड़ी ही बात आ रही है, पर्यावरण का हमारा विषय। तो जो रन फॉर यमुना के दिशा में हम लोग जब आगे बढ़ रहे थे, उसी समय हम लोगों ने लोगों को जब अपने से जुड़ते हुए पाया, शहर के बड़े से बड़े लोगों को जोड़ते हुए पाया, और फिर इसी में हमारे साथ कानूनी प्रारूप के लोग भी जुड़े। क्योंकि मैंने यमुना नदी के संरक्षण के लिए एक आवाज, जैसे भी आपके प्रश्न से निकल के आई कि हम गंदगी कर रहे हैं तो इसको कैसे रोका जाए, तो नैतिकता तो चूंकि अब काफी गिर सी गई है और अपने कर्तव्य बोध से हम लोग पीछे हट रहे हैं, तो हमने कहा कि इसको एक कानूनी स्वरूप दिया जाए कि किस तरीके से कानून के माध्यम से एक दिशा निर्देश जारी हो कि जो भी लोग गंदगी कर रहे हैं या जिनकी जो भूमिका बनती है, जो भी मान लीजिए शहर की संस्थाएं हैं, नगर निगम है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, पर्यावरण मंत्रालय है, प्रदूषण मंत्रालय है, ये सब अपनी भूमिका को अगर सक्रिय रूप से निभाएंगे तो प्रदूषण का बहुत सारा स्तर रोका जा सकता है। तो इसको आधार बना करके मैंने अपने अधिवक्ता सुधांशु श्रीवास्तव जी के साथ मिल करके एक PIL तैयार की और हाई कोर्ट में उसको जारी किया, और उसके बाद
उसमें न्यायमूर्ति महोदय ने विभिन्न पार्टियों को नोटिस भी जारी की कि आप अपनी भूमिका तय करें कि आपको जो काम करना था आपने क्यों नहीं किया। तो वो अभी सब जुडिस है वो मैटर और चल रहा है। तो जब इसी दृष्टिकोण में लोग हमसे जुड़ते चले गए तो मैंने आगे 2013 में महाकुंभ लगने वाला है सर, और मेरा यमुना का मिशन जब गंगा के लोगों के साथ जुड़ गया तो वो संगम में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने अपने मिशन को संगम का रूप दिया कि अब हम दोनों लोग दोनों नदियों, मैं अगर मान लीजिए अकेले यमुना पे काम कर रहा था, 1000 लोग गंगा पर काम कर रहे थे, तो अब 1001 लोग मिलकर के अगर संगम पर काम करेंगे तो वो मिशन हमारा आसान हो जाएगा। और उसी नजरिए से कि संगम की जो स्थिति है, दोनों नदियों का स्रोत जो है वो हमारे पास संगम तभी होता है जब हम किसी उद्गम स्थल को देखें कि जहां से वो निकल के आती हैं। तो गंगा क्या और यमुना का उद्गम संयोग से एक ही राज्य में उत्तराखंड में है और एक ही जिले में उत्तरकाशी में है। तो हम लोगों ने सोचा कि जहां से गंगा और यमुना निकलती है, गंगोत्री और यमुनोत्री, वहां से लेकर के संगम तक एक पूरी मॉनिटरिंग की जाए। लोगों की बातों में विश्वास न करके स्वयं के सर्वेक्षण में अपनी एक रिवर एडवाइजरी कमेटी हम लोगों ने गठित की और उसमें शहर के अलग अलग वर्ग के लोगों को उसमें शामिल किया। एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक सब उसमें शामिल हुए और जिला प्रशासन में मंडलायुक्त वगैरह से भी हम लोगों ने इसमें परामर्श लिया, उनके भी सहयोग आया और सबने मिलकर के एक सर्वेक्षण की भूमिका हमको दिया कि आप एक सर्वेक्षण करें और इसके विभिन्न आर्थिक, पर्यावरणीय जिस भी स्वरूप को आप देखते हैं कि 2013 से पहले यहाँ की स्थिति को कैसे हम लोग सुदृढ़ कर सकते हैं, उसके लिए आप एक मॉनिटरिंग स्वयं की अपनी टीम के साथ करें। तो हमारी 16 से 20 लोगों की एक टीम जो थी वो पूरी यात्रा में विभिन्न जगहों पर हम लोगों ने इलाहाबाद से यात्रा को स्टार्ट किया और वो यात्रा लखनऊ, बरेली, हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, गंगोत्री, यमुनोत्री होते हुए देहरादून, नई दिल्ली होते हुए आगरा, मथुरा, वृंदावन, इलाहाबाद तक हम लोगों ने विभिन्न स्थलों में जल के परीक्षण किए, गंगा यमुना चौपाल लगाई, लोगों से वार्ता किया कि आपके यहाँ क्या स्थितियां हैं, क्या समस्याएं हैं, या हम अपने यहाँ पर ये स्थिति पाते हैं। तो हमारी टीम के अलग अलग लोगों ने, कुछ लोगों ने वाटर सैंपलिंग की, कुछ लोगों ने जो वैज्ञानिक टीम थी उन्होंने वाटर की टेस्टिंग, स्पॉट टेस्टिंग की। इसी तरीके से कुछ जो युवा हमारी टीम थी उन लोगों ने वहां के लोगों से, महिलाओं से, बच्चों से, बुजुर्गों से वार्ता किया कि आप गंगा और उस आस्था का जो अभी आपका प्रश्न, धर्म, आस्था और धर्म तो पूरी जगह पे दिखी, लेकिन संगम और उद्गम में जमीन आसमान का अंतर दिखा। जिस संगम को हम लोग आज गंगा और यमुना के नाम पर जान रहे हैं, अगर हम उसको उद्गम से तुलना करते हैं तो हमें कहीं भी नहीं लगता है कि हम अगर उसको एक नंबरिंग के आधार पर देखें तो संगम की स्थिति इस वक्त ज्यादा से ज्यादा 10 से भी नीचे होगी और वहां की स्थिति 100 के आसपास। वहां पर अभी भी मान लीजिए लोकल लेवल पर लोगों का कुछ कहना है 5 से 10% का प्रदूषण है, लेकिन जो इलाहाबाद की स्थिति है, तो जो सपने की जो हम लोगों ने अपने युवा काल में, हम ये नहीं कहते कि कई सदियों पहले की बात, हमने भी उस गंगा को जो हमने गंगोत्री में देखा, उस गंगा को इलाहाबाद में अपने जीवन काल में देखा। तो मेरा जीवन काल बहुत बड़ा नहीं, बहुत 35-40 साल ज्यादा उम्र है हमारी, तो उतने समय में मैंने देखा तो वो जो स्वरूप दिख रहा है वो स्वरूप हमारे यहाँ एकदम बिखर गया है। तो ये जो हमारी संगम से उद्गम की यात्रा थी, इस यात्रा ने हमें बहुत से अनुभव कराए। 10 दिन की यात्रा में हम लोगों ने बहुत से अधिकारी स्वरूप जिले स्तर पर अधिकारियों से वार्ता की। हमने वहां उत्तराखंड के गवर्नर और मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात हुई। नई दिल्ली में हमारी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन से मुलाकात हुई। हम लोगों ने अपनी सारी बातें उन लोगों के सामने रखी और अपनी बात रखी कि 2013 का महाकुंभ जो इलाहाबाद में होने जा रहा है वह पूर्णतः इको फ्रेंडली हो और यहां पर किसी भी तरीके का प्रदूषण ना हो। तो ये संगम से उद्गम का जो हमारा मिशन है, इसमें पहली बार आधिकारिक प्रारूप भी बना और अब हम इसके बाद इस पूरी यात्रा की हमने डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की है, जिसको जी हम बहुत जल्दी तैयार करके आप सभी लोगों के सहयोग से जनता के सामने रखेंगे और एक आधिकारिक रिपोर्ट हाईकोर्ट में भी प्रस्तुत करेंगे, जिसके माध्यम से गाइडलाइंस तय हो सकेगी कि आगामी महाकुंभ को कैसे इको फ्रेंडली बनाए। बिल्कुल, चल पड़े जिधर दो डगमग में चल पड़े कोटि पग उसी ओर। पर्यावरण संरक्षण और नदी संरक्षण संबंधित तमाम बातें ऐसे ही चलती रहेंगी। हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए एक छोटा सा ब्रेक। You are watching Active India चैनल। नई सोच, नया जोश।
बाद एक बार फिर हमारी चर्चा पर चर्चा में आपका स्वागत है। यकीनन एक वक्त इन्होंने जब फैसला किया था तो इनका व्यक्तिगत फैसला रहा होगा, और आज ये फैसला पूरे जनहित से जुड़ा हुआ है, पूरे जन समुदाय से जुड़ा हुआ है। सहयोग मिल रहा है, सहयोग मिलता रहेगा, लेकिन ये सहयोग आवाम का है, ये सहयोग आम जनमानस का है। हमारे जहन में, हमारे दिमाग में जो पहला सवाल उठता है वो ये उठता है कि आपके इस पूरे मिशन में आपको प्रशासन का कहां तक सहयोग मिला? प्राथमिक स्तर पर अगर मैं कहूं तो ये सारी काम जो हम लोग कर रहे हैं ये प्रशासन की ही जिम्मेदारी बनती है। अगर सरकारी स्तर पर देखा जाए, जो काम किया जाता है वो एक सरकार के माध्यम से किया जाता है, हम लोगों की सहयोगी भूमिका होती है। आज थोड़ा सा रूप परिवर्तित हो गया है, हम लोगों को संगठन बना करके एक स्वरूप बनाना पड़ रहा है और उन काम को करना पड़ रहा है और प्रशासन से सहयोग मांगना पड़ता है। जबकि प्रशासन के कार्य को अगर हम आसान बना रहे हैं तो हमें प्रशासन का बढ़ करके सहयोग मिलना चाहिए। पहले के कुछ अधिकारियों के माध्यम से हम लोगों को, मैं कहता हूं कि हो सकता है हमारी पहचान उस स्तर पर न रही हो जिससे कि उनका सहयोग हमें नहीं मिल पाता था। हमारी बात धीरे धीरे लोगों ने जानना शुरू किया मीडिया के माध्यम से। हमने जब अपनी ग्लोबल ग्रीन संस्था के साथ साथ ग्लोबल ग्रीन पत्रिका का जब हमने निर्माण किया तो उस पत्रिका को मैं कह सकता हूं कि एक पूरे पर्यावरण का मानक बना। हमारी संस्था के साथ साथ वो पूरे शहर, पूरे देश, पूरे राष्ट्र की एक आवाज बनी और उस आवाज ने हर उस वर्ग को, चाहे वो प्रशासन का हो, चाहे वो शासन का हो, चाहे आम जनता हो, सबको ये दिखाया, ये जतलाया कि हम वास्तव में कुछ कर सकते हैं और हम एक कलेक्टिव और सकारात्मक काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे प्रशासन का भी सहयोग हमारी तरफ आने लगा। आज मैं ये कह सकता हूं कि 2011 में रन फॉर यमुना से लेकर के संगम से उद्गम तक के मिशन में हमें बहुत बड़ा सहयोग मिला। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं कि वर्तमान में हमारे मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम जी ने हमारे अभियान को बहुत बड़ा समर्थन दिया। संगम से उद्गम यात्रा से पूर्व भी उन्होंने हमको अपनी यात्रा को स्टार्ट करने के लिए, उनके आशीर्वचन से हमारी यात्रा शुरू हुई और हम लोगों ने इस यात्रा में एक आपसी सहयोग से ही यात्रा की थी। कोई फंड नहीं हमारे पास था कि कोई फंड हमें देता या कोई सरकारी संस्था से हम लोग फंडेड नहीं थे। तो आपसी सहयोग के साथ साथ हम लोगों को यह था कि जैसे हम यात्रा कर रहे हैं तो विभिन्न जगहों पर हमें टैक्स ना देना पड़े, टोल टैक्स ना देना पड़े, इस तरह की छोटी छोटी बचत अगर हम करेंगे तो हम लोग एक सकारात्मक कार्य भी कर सकते हैं और हर चीज के लिए हमें पैसे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने प्रशासन से जब सहयोग मांगा तो प्रशासन ने इसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग किया और मंडलायुक्त महोदय ने हम लोगों को एक पत्र लिख करके दिया कि हमारी संस्था अच्छा काम कर रही है और ये जो सर्वेक्षण का काम ये लोग करने जा रहे हैं इसमें मैं इनका सहयोग कर रहा हूं और आप सब लोग जहां जहां पर ये यात्रा जिन जिले में, जिन राज्यों में जाए, आप इनको सहयोग करें। इनको अगर इनकी बस को, इनकी अन्य चीजों को अगर आप कर से वंचित रखेंगे तो इन लोगों को सहयोग मिलेगा। उस पत्र के उस सहयोग से लगभग हम लोगों को काफी भी टैक्स के रूप में जो बचत हो सकती थी वो हमारी बचत हुई। तो प्रशासन ने एक शुरुआत की और वो शुरुआत हमें काफी लाभकारी रह सकती है। मैं कह सकता हूं यात्रा में एक तो उस पत्र के माध्यम से लोगों ने हर चीज को समझने की कोशिश की कि नहीं, हमारे साथ प्रशासन भी है तो हमें इनको सहयोग देना चाहिए। दूसरा, हमारी यात्रा के समापन के बाद चाहे वो वैयक्तिक स्तर पर हो या प्रशासनिक स्तर पर हो, मंडलायुक्त जी ने हमारी यात्रा जब इलाहाबाद में वापस आई तो उन्होंने रात में आते आते यात्रा को, हमारे 8 बज गया था, उसके बाद भी उन्होंने हमारी यात्रा को अपने घर पर बुलाया और पूरे यात्रा दल को स्वागत किया और उन्होंने मिठाई खिलाई और हम लोगों को आशीर्वचन दिया और आगे सहयोग देने की बात। तो मैं तो कम से कम ये कह सकता हूं कि हाँ, इस संगम से उद्गम यात्रा में हमें काफी सहयोग प्रशासन। बिल्कुल दोस्तों, ये आवाज पहुंचनी चाहिए हर उस इंसान तक जो आक्षेप लगाता रहता है कि हमारे पास, हमारे यहाँ, हमारे देश में, हमारे राज्य में गुड गवर्नेंस की प्रॉब्लम है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बशर्ते आपका साध्य बेहतर हो, साधन अपने आप जुड़ते जाते हैं, कदम बढ़ते जाते हैं, मंजिल करीब आती है। ये साबित कर दिखाया है और आगे मुहर के तौर पर आपको भी दिखेगा, समाज को भी दिखेगा, हर इंसान को दिखेगा कि ये कैसे संभव हुआ श्रीवास्तव जी के जरिए। बहरहाल श्रीवास्तव जी, इलाहाबाद को इको सिटी बनाने के लिए आपके क्या सुझाव हैं, क्या प्रयास किए जाने चाहिए? तो हम अपने पर्यावरण मिशन में पूरे राष्ट्र में काम कर रहे हैं। इलाहाबाद की एक अलग पहचान कैसे बन सके, ये प्रयास मेरा है कि इलाहाबाद को पूरे राष्ट्र में एक पर्यावरण के शहर के रूप में जाना जाए कि यहाँ पर 2 बड़ी बड़ी नदियां जो बहती हैं, सिर्फ इनके संगम की ही दृष्टिकोण से इलाहाबाद का महत्व न रहे और क्या हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये चाहता हूं कि हमारे आज के दौर में सबसे बड़ा अभिशाप एक बन गया है पॉलीथीन। कई संस्थाओं को जोड़ा है और इस अभियान में 2012 में पूरे शहर से किस तरीके से हम लोग
पॉलीथीन कम कर सकते हैं, इस पर हम एक अभियान चलाएंगे। तो वहां से जब हम शुरुआत करेंगे, जब शहर का पॉलीथीन कम होगा, तो एक हमारा जो इको सिटी का कॉन्सेप्ट है उसकी एक शुरुआत होगी। फिर कैसे हम हरियाली ज्यादा से ज्यादा ला सकते हैं, इस दिशा में हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण की तरफ बढ़ना पड़ेगा। नदियों के तट जो हैं, उन नदियों के तटों को हरियाली से हमें युक्त करना होगा। संगम की स्थिति अभी हम लोग जो देखते हैं तो एक छितरी हुई से स्वरूप दिखता है, तो हम नदी के उस तट के आसपास का एरिया कैसे सौंदर्यीकृत कर सकते हैं। वाहनों की जो स्थिति है हमारे शहर में भी अब धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, उस पर कैसे नियंत्रण लगाया जा सकता है। जैसे अभी आपका यातायात माह मना करके बात खत्म हो जाती है, हम चाहते हैं वो पूरे वर्ष भर उस चीजों को लागू किया जाए, वो नियम पालन किए जाएं, गाड़ियां जो प्रदूषित हैं उनको रोका जाए। किस तरीके से हम यहां से शहर से भारत सरकार के पास, उत्तर प्रदेश सरकार के पास विभिन्न प्रस्ताव भेजें, जिसमें इलाहाबाद में भी सीएनजी और एलपीजी जैसी गैसों से चलने वाली गाड़ियों का प्रयोग होने लगे, तो या बायोडीजल का प्रयोग हो, जट्रोफा वगैरह से जो डीजल बनते हैं उसके लिए भी यहां पर प्लांट लगे, यहां पर पेट्रोल पंप्स हों। तो जो भी नई चीजें देश की नई दिल्ली या मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज में हम लोग देखते हैं, वो इलाहाबाद में कैसे हम लगा सकते हैं और कैसे एक सहयोगी भूमिका शहर के निवासियों के साथ मिलकर के की जा सकती है, जिसमें कि सहयोग की भी जरूरत है, नैतिकता की भी जरूरत है। और कुछ बातें जो कि हमारे इलाहाबाद में एक हाईकोर्ट भी है, तो हम बहुत सी गाइडलाइन हाईकोर्ट से भी प्रशासन, शासन और जनता के लिए निर्धारित करा सकते हैं। उससे हम एक इको सिटी की जो भावना लेकर के आ रहे हैं, शहर में विभिन्न पर्यटन के स्वरूप को हम डेवलप करें। जो अभी नदी का जैसे स्वरूप हमारा धार्मिक आधार पर है, उसको हम पर्यटन से कैसे जोड़ें, जो कि वहां पर भीटा एक जगह है, ऐतिहासिक स्थल भी है, प्राकृतिक पर्यटन की स्थल है। वहां पर बहुत सी एक ऐसी राख मैंने वहां पर पाई जिसकी वजह से यमुना नदी डाइवर्ट हो जाती है, और वो संगम इलाहाबाद में होता नहीं तो वो संगम मिर्जापुर में होता, तो वो स्थल एक नेचुरल अपनी स्थिति को दिखाता है। साथ में वहां पर बहुत सी लोकल स्तर पर स्विस, जिसको भी डॉल्फिन कहते हैं, वो भी पाई जाती है। तो उन जगहों पर जैसे डॉल्फिन सेंचुरीज वगैरह बनाई जा सकती हैं। तो इलाहाबाद के लिए एक प्राकृतिक पर्यटन का वो स्वरूप हो सकता है। इलाहाबाद से 30 किलोमीटर की दूर पर गंगा नदी पर एक संगमेरपुर की जगह है, वहां पर भी प्राकृतिक छटा बहुत अच्छी है नदी की, गंगा की। तो वहां पर भी हम लोग कुछ इस तरीके से इको सेंटर डेवलप कर सकते हैं, जिसमें कि विदेशी पर्यटकों को भी जोड़ा जा सकता है। मेडिटेशन सेंटर, योगा सेंटर जैसे आधुनिक चीजों को उसमें रख करके इको विलेज बनाया जा सकता है। तो ये सारे काम जब हम करेंगे तो इलाहाबाद में एक नया प्रारूप आएगा, और इको सिटी, ग्रीन सिटी का जो हमारा लोगों का अभियान है वो हम पूरे देश के सामने रख सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, सिर्फ राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण गंगा नदी के संरक्षण के लिए गठित कर देना और केंद्र सरकार का अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ लेना काफी नहीं होगा। अगर पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र सरकार कोई कोष बनाती है तो राज्य सरकार के पास भी पर्याप्त कोष होना जरूरी है। समवर्ती सूची के तमाम विषयों पर जिस तरह से राज्य सरकार कानून बना रही है, उसको स्वयं अपने संज्ञान से पर्यावरण के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट रखना होगा, तब श्रीवास्तव जी के ये सारी योजनाएं अमल में आ सकेंगी। तब हमारा इलाहाबाद वाकई सपने जैसा इलाहाबाद होगा, और हमारे इलाहाबाद जैसे तमाम शहर, ये योजनाएं सिर्फ जहन में न रह जाएं, ये योजनाएं सिर्फ कल्पना जगत में न रह जाएं, धरातल पर आएं। इसके लिए जरूरी है श्रीवास्तव जी जैसे तमाम लोगों के निर्देशन और केंद्र सरकार, राज्य सरकार का एक बेहतर सहयोग, दोनों का समन्वय, दोनों का तालमेल ही, और साथ में जरूर भूलना नहीं है, ख्याल रखना है हमें अपनी जिम्मेदारी का, आम जनता की जिम्मेदारी का। श्रीवास्तव जी, अभी आपने बताने के क्रम में बताया कि पॉलिथीन किस तरह से जो है दुष्प्रयोग, पॉलिथीन का दुष्प्रयोग हमारे लिए घातक हो रहा है। एक सवाल जो बार बार दिमाग में उठता है वो ये कि तमाम कानून बनने के बाद भी पॉलिथीन के उपयोग पर पाबंदी नहीं लग पा रही, पॉलिथीन का दुष्प्रयोग बराबर जारी है। तो कमी कहां है? उन कानूनों के निर्माण में, या कानूनों के सख्ती से लागू करने में, या फिर हमारे खुद के स्वैच्छिक जो है अमल के कार्यवाही में? तो वो कमी कहां है? इस दिशा में हमें क्या कुछ अलग हटके करना होगा जिससे कि हम पॉलिथीन के प्रयोग को प्रतिबंधित कर सके? हमारे कानून बहुत जल्दी बनते हैं, और कानून का अमेरिका जैसे देश में जो आज तक अभी अमेंडमेंट आप देखें तो बहुत ही लिमिटेड अमेंडमेंट हुए हैं उनके यहाँ। हमारे यहाँ 100 से भी अधिक अमेंडमेंट हो गए हैं, लेकिन अभी हम उस दिशा में जो सार्थक काम है वो नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिशा में हम लोग ये कहें कि गंगा में कोई प्रदूषण करता है, यमुना में कोई प्रदूषण करता है, तो उसकी कंप्लेंट एक कॉमन मैन कहां कर देगा? इसके लिए कोई स्वरूप हमारे पास नहीं है। हम एक FIR नहीं कर सकते। हम एक व्यक्ति के मारने के थप्पड़ मारने पर हम FIR कर सकते हैं, लेकिन गंगा में ले जाकर के कोई अगर डेड बॉडी भी डाल दे रहा है तो हम कोई FIR नहीं कर सकते।
कि अगर आप पॉलीथीन के प्रयोग करते हुए पाए जाएंगे तो आपके ऊपर 1 महीने का जेल का दंड और 5,000 रुपए का आपको दंड दिया जाएगा। दोबारा अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो 10,000 रुपए का दंड और 6 महीने की सजा होगी। स्पष्ट एक एक्ट में लिखा हुआ है, उसके ऊपर 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए के तरीके की पेनाल्टीज की जाएंगी और उसमें स्वयंसेवी संस्थाओं को भी जोड़ा गया। हमने एक संकल्प लिया कि श्रृंगेरपुर को हम पूर्णतः पॉलीथीन मुक्त गांव घोषित करेंगे, स्थान घोषित करेंगे और इसके लिए पूरी एक वर्ष भर काम करेंगे। इसी तरीके से इलाहाबाद के लिए एक काम कर रहे हैं। लेकिन ये कैसे होगा, जो आपने कहा भी, तो क्रियान्वयन, कानून के क्रियान्वयन की कमी मानते हुए हम इस बात को नकारेंगे नहीं। हम स्वयं क्या कर सकते हैं, हमारे अभियान में सबसे महत्वपूर्ण यही होता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि आप मतलब, हम ये देखना चाहते हैं कि जो कमियां हैं उन कमियों को उजागर करने की जगह उनका समाधान क्या होगा, एक्शन क्या होगा। क्योंकि अभी हम लोग गंगा एक्शन परिवार बनाया है, तो उनका भी कहना है कि गंगा एक्शन परिवार की गंगा एक्शन, जो लोग गंगा के लिए कार्य कर सकते हैं, गंगा के लिए प्लान बनाने वाला नहीं। जो हम लोग का फेल हुआ वो गंगा एक्शन प्लान था, तो प्लान तो बनते हैं और फेल हो जाते हैं, लेकिन एक्शन का अगर कोई हम काम करें तो वो एक्शन काम हो जाता है, कारगर होता है। तो मैंने भी ये अभियान अपनाया कि मैं सबसे, और पॉलीथीन कैसे खत्म होगा, तो पॉलीथीन फेंकने से, जो लोगों ने फेंक दिया उसको बिनने से नहीं वो खत्म होगा। पॉलीथीन का विकल्प लाना पड़ेगा, और विकल्प क्या है, बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो। तो प्रकृति की ओर लौटो की तरह बैक टू बैग, हम लोग अपने झोले की प्रवृत्ति जहां से शुरुआत की है तो वहां पर वापस आना होगा। क्या वो व्यक्ति पहले एक मिशन में जुड़े, एक बैग की शुरुआत करे कि मैं अपने स्वयं बैग का पालन करूंगा और अपने एक जोड़ने के लिए, एक व्यक्ति के लिए मैं अपनी तरफ से एक बैग देता हूं, ये बैग मैं उसको दूंगा। और हम दोनों कम से कम एक की शुरुआत अगर एक व्यक्ति करेगा तो अगर 100 लोग की शुरुआत करेंगे तो 200 हो जाएंगे। ऐसे बढ़ते बढ़ते पूरे शहर में आएगा। जैसा कि श्रीवास्तव जी ने कहा कि हमें व्यक्तिगत तौर पर इस बात के लिए प्रयास करना होगा, खुद अपने संज्ञान से अपने कदम तय करने होंगे, मंजिल का रास्ता बनाना होगा, और तब कहीं जाकर के ये बड़ा सा साध्य कभी सफल हो सकेगा। एक जो आम सा क्वेश्चन है जो मेरे ध्यान में हमेशा उठता है वो ये है कि जाने अनजाने बाबा रामदेव का गंगा स्वच्छता के लिए सक्रिय होना, स्वामी चिदमुनि, कौन से महाराज जी का नाम लिया आपने, उनका सक्रिय होना, और ऐसे तमाम और एक धर्म विशेष के लोग सक्रिय हो रहे हैं, कहीं कोई एक ऐसा मैसेज तो नहीं जा रहा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कि ये काम हमारा नहीं है। हमारे प्रयास में, हमारी कोशिश में, हमारे साध्य में यकीनन कोई कमी नहीं है, लेकिन एक वर्ग विशेष का ज्यादा एक्टिव होना और एक धर्म विशेष के प्रतिनिधि के रूप में कुछ लोगों का सक्रिय हो जाना, कहीं किसी अल्पसंख्यक समुदाय हमको ये इंडिकेशन तो नहीं दे रहे हैं कि हम कर ले रहे हैं, हमारा काम है, हमारी मां है, हम बचा लेंगे। अगर ऐसा है तो कम से कम मैं अपनी तरफ से आपको बता देना चाहूंगा कि हम वो है कि हम नमाज भी पढ़ते हैं तो गंगा में वजू करके। आपकी मां है, ये गंगा मां हम सबकी हैं, और हम जानना चाहेंगे कि ग्लोबल ग्रीन्स इस बात को सर्वजन के हित में लागू करने के लिए क्या प्रयास करने वाला है आगे। इस बात को पहले बताना चाहूंगा, क्योंकि आपने अभी शुरुआत में मुझसे कहा था कि भारत एक धर्म से जुड़ा हुआ देश है, और उसमें अगर हम जब बात, अभी कानून की जैसे बात हम कहते हैं कि सारी जिम्मेदारी शहर में प्रशासन की है। सबसे ज्यादा अगर हमारी नदियों के तट पर कोई रहता है तो संत रहते हैं। संतों को निवासी ही नदियों का तट, हिमालय, पहाड़ और ये सब दिया गया है, और उनको वहां पर रहना है। ये जो जिम्मेदारी प्रशासन की हमारे लिए है, वही जिम्मेदारी नदियों के लिए उनकी है। ये चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे वो रामदेव हो, चाहे स्वामी चिदानंद जी हो, इन सब की भूमिका हम सबसे ज्यादा बनती है। क्योंकि हम जिस तरीके से अपनी नदियों को मानते हैं उसी तरीके से हम गुरुओं को मानते हैं। हम धर्म गुरुओं को नहीं मानते, हम उन गुरुओं को मानते हैं जो हमें एक सार्थक उपदेश देते हैं। हम उनके माध्यम से उन चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। शंकराचार्य एक बड़ा नाम इसलिए आता है कि जो शंकराचार्य ने पूरे देश में एक धर्म को किस तरीके से एक उत्थान पर लाने के लिए पूरे पीठों का निर्माण किया। आज के वर्तमान शंकराचार्य के कई स्वरूप आ गए हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो वास्तव में शंकराचार्य थे तो वो स्वरूप जिसको कि पूरे देश विश्व मानता था, ये हमारे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने जाकर के आपके शिकागो सम्मेलन में वो बात कही कि पूरा विश्व उसको आज तक मानता है। राजनीति का काम यह है कि आप हमेशा दो चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं, तो सीधा दिखता ही नहीं है। एक दिशा होती है अपने लिए राजनीति में और एक दिशा होती है जनता के लिए। लेकिन कर्तव्य भावना, जहां पर संत की भावना होती है, वो सिर्फ एक ही भावना होती है, जन कल्याण। जो आज काम हम लोग कर रहे हैं, तो अगर वास्तव में कोई संत की बात कहें तो उसका तो एक छोटा सा अंश की भूमिका हम लोग निभा रहे हैं। जो काम हमें करना था वो तो अगर संत वहां से बैठ करके करता तो हम सब लोग स्वयं करते उस काम को।
आज भी ये होता है कि एक अब रामदेव जी ने एक योगा की बात शुरू की देश भर में, तो उस योगा से पूरा देश जुड़ा और उससे अपने को जोड़ करके तो हर वो काम करने की कोशिश करता है जिससे कि उसको लगता है कि हम राष्ट्र चिंतन की बात कर रहे हैं। हम आपने कहा कि वर्ग विशेष के ग्लोबल विंस को भी मैं इससे जोड़ूंगा, उससे पहले उन लोगों की बात करूं कि वो अगर गंगा के लिए या वो आपके गाय के लिए या आपके किसी ऐसी चीज जो भारत में अधिकाधिक पाई जाती है, भारत देश उसके वजह से जाना जाता है, उसके लिए वो अगर काम करते हैं तो मैं वहां पर ये नहीं कहूंगा कि वो धर्म प्रधान हो गए, वहां भी धर्मनिरपेक्षता के साथ काम किया जा सकता है। वो गाय हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए हो सकती है, जैसे आपने बताया कि वो गंगा यम मुस्लिम और हिंदू दोनों की है, दोनों उसमें वजू करते हैं। हम भी आपको यही बताना चाहते हैं कि उन संतों की भी भूमिका उतनी सकारात्मक होनी भी चाहिए। और अभी आपको मैंने एक उदाहरण दिया कि मैंने स्वामी चिदानंद सरस्वती जी का नाम लिया, जिनके साथ हम लोग वास्तव में इसलिए जुड़े कि उनके विचारों को अभी हमने देखा कि उनका विचार हर स्तर पर कैसे सारे लोगों को लेकर के चल रहा है। उनके इस अभियान की अभी एकदम आपको ताजा तरीन मैं उल्लेख करता हूं, 1 महीने भी नहीं हुआ है अभी। इसी माह की बात है कि अभी गंगा पर बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ जिसको गंगा महासभा ने बनारस में किया। उसमें देश के जितने बड़े बड़े संत हैं, मुरारी बापू हैं, शंकराचार्य हैं, इस तरीके के लोग और दूसरे धर्मों के, उसमें आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कलवे सादिक साहब और लखनऊ के कई हाजी सब एक मंच पर उपस्थित। सबने वहां पर जो बातें कही उसमें एक कलवे सादिक जी की एक बात मैं आपको उल्लेख भी करना चाहूंगा कि उन्होंने एक इतनी अच्छी बात कही कि भाई मैं ये चाहता हूं कि ना हिंदू की बात हो, ना मुस्लिम की बात हो, ना मंदिर की बात हो, ना मस्जिद की बात हो, लेकिन एक बात जरूर हो कि हम सब लोग मिल करके गंगा की अगर बात कर रहे हैं तो गंगा की बात हो, और दूसरा ऐसी बात हो कि हम किसी पाकिस्तान को बनाने की बात ना करें, हम अपने देश को बनाने की बात करें। इस मुद्दे पर एक हो जाए कि अब भारत भारत ही रहेगा, चाहे वो और जो गंगा या ऐसे इश्यूज हैं इस पर हम सभी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जहां भी टूटन है, टूटन लोगों के नजरिए में है, नजरिए में जहां भी आप राजनीति डालेंगे। मैं आपको इसी नदी से एक और उदाहरण देता हूं राजनीति की, कि आपने सुना होगा कि बेई नदी जो है, काली बेई नदी पूरी तरीके से प्रदूषित हो गई थी, उसमें पूरी जलकुंभी लग गई थी। तो उसमें संत सिंचेवाल जी ने जब उसमें शुरुआत की, जैसे हम लोग आज यहां शुरुआत कर रहे हैं, उन्होंने उसकी शुरुआत की और जब उसको उन्होंने अपने अभियान से इतना स्वच्छ कर दिया कि टेम्स नदी के बराबर वो नदी की स्थिति हो गई। अब्दुल कलाम जी उसमें जुड़े और पूरा राष्ट्र उसमें जुड़ करके उस नदी को स्वच्छ किया। तो जब कुछ बाद में कुछ नेता उसमें गए और कुछ मीडिया वाले लोगों ने उनसे प्रश्न पूछा कि आपकी नदी इतनी गंदी थी और कैसे स्वच्छ हो गई, तो उन्होंने कहा मेरी नदी गंदी नहीं थी, हमारी नदी में राजनीति मिल गई, उस राजनीति को हमने निकाल के बाहर कर दिया, हमारी नदी स्वच्छ हो गई। तो यही चीज मैं अपनी गंगा के लिए चाहता हूं कि हम आम आदमी, चाहे राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो प्रशासन से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो संत मानत हो, सब एक होकर के काम करेंगे तभी कुछ साथ। बिल्कुल दोस्तों, श्रीवास्तव जी का कहना है कि आप अपने दिल में, दिमाग में, जहन में एक फिल्टर लगाइए जिसमें सब कुछ फिल्टर हो जाए। यकीनन बातें परिष्कृत, विचार परिष्कृत, दिमाग परिष्कृत, तब आएगा एक ऐसा अमल और एक ऐसी कार्यान्वयन की जिम्मेदारी खुद आपके अंदर जो राष्ट्र हित में हो सकेगी। बहुत सही, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, वो रोता हुआ बच्चा रोता ना रहे, वो भी हंस सके, खुली हवा में सांस ले सके, साफ सुथरा पानी पा सके, एक अच्छे जल से सिंचित हो सके। इसके लिए जरूरी है कि आज अभी इसी वक्त आप संजय श्रीवास्तव जी के साथ जुड़िए, आप ग्लोबल ग्रीन्स के साथ जुड़िए, आप ऐसे विचारों के साथ जुड़िए जो आपके लिए बेहतर हैं, जो जन कल्याण के लिए बेहतर हैं और जो राष्ट्र के हित में होंगे। बिल्कुल, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक चर्चा की थी श्रीवास्तव जी कि आप अर्धकुंभ के विषय में, आने वाले कुंभ के विषय, महाकुंभ के विषय में, महाकुंभ के विषय में आपने कहा था कि आप उसको जो है पूरी तरह से पर्यावरण के तौर पे एक बेहतर वाजिब मानक देना चाहते हैं। तो उसके लिए आपके दिमाग में क्या आइडियाज है? बहुत सारी बातें जानी ली हैं, लेकिन उसमें एक अलग से अभियान के तहत अगर आप जानना चाहते हैं कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने इस अभियान में गंगा अखंड परिवार को एक स्वरूप दिया, साथ में शहर की 20 संस्थाओं को हमने इसमें जोड़ा है और अपने साथ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि हम कोई संस्थागत रूप से काम करें और हमने कभी भी कोई संगठन, झंडे और बैनर की बात को नहीं सोचा, हमेशा मिशन को सोचा। एक मिशन होना चाहिए, पर्यावरण को मिशन के रूप में हमने दिया। हम गंगा और यमुना को भी एक मिशन के रूप में जी रहे हैं, जिसके साथ हम प्रतिदिन 2 संस्थाओं और एक स्कूल को जोड़ करके जो एंट्री पॉइंट होंगे हमारे संगम स्थल में, वो हम इस महाकुंभ से पहले ही माघ मेले के 2012 में
हम एक ट्रायल के रूप में आपको इस चीज को करना भी चाहेंगे और 2013 के कुंभ में तो हम पूर्णतः करके दिखाएंगे आपको। श्रीवास्तव जी, जैसा कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र का चौथा आधार है स्तंभ मीडिया। आप इससे किस सहयोग की अपेक्षा करते हैं? आप व्यक्तिगत तौर पर हम कहें तो आप एक्टिव इंडिया से क्या अपेक्षा करते हैं? हमें किस तरह से आप जो है पर्यावरण संरक्षण में मददगार पा सकते हैं? हमारे लिए क्या दिशा निर्देश? सबसे महत्वपूर्ण बात अपने आप कही कि इस वक्त फोर्थ स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। 4 पिलर में अगर हम कहें एक पिलर न्यायपालिका और एक पिलर आपका प्रेस, यही 2 पिलर इस वक्त मजबूती से काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा लोकतंत्र अपने आधार को पा रहा है। जो विधायिका और कार्यपालिका का कार्य है वो कार्य आज अपने प्रेस और मीडिया के माध्यम से काफी एक्टिव रूप से लोग कर रहे हैं और आपका तो चैनल का नाम ही एक्टिव इंडिया है। पूरे इंडिया को एक्टिव करने का आपका अभियान है। पर्यावरण की दिशा में अभी मीडिया का थोड़ा रुझान कम है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, क्योंकि हमने अपनी पत्रिका जब ग्लोबल ग्रीन्स का जन्म किया था तो उसका भी आधार यही था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको उस तरीके से मीडिया में आधार नहीं मिल पाता। ऐसा नहीं कि वो काम मीडिया के लिए करते हैं, लेकिन अगर जनता, गांव की जनता अगर ये ना जान सके कि कौन लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे आज आपने एक प्रयास किया, मेरे काम को आप 10 लोगों को बताएंगे कि हमने एक अभियान जो पिछले 5 सालों में किया और कलेक्टिविटी से किया, बहुत से ऐसे लोग हैं जान पाएंगे कि नहीं संस्था सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रही है, शहर के 20 लोगों को और जोड़ करके काम कर रही है। तो ऐसे सार्थक प्रयास जो भी संस्था कर रही है, चाहे वो ग्लोबल ग्रीन्स हो चाहे अन्य जो भी संस्था हो, वो अगर पर्यावरण पर काम कर रही है, मैं बहुत से सम्मेलनों में बहुत से मीडिया के, क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं भी आपके मीडिया से जुड़ा हूं, मैंने भी जर्नलिज्म में पीजी किया हुआ है, तो मैं दोनों पहलू को जानता हूं। मैं एडवोकेट भी हूं, तो मेरे साथ समाज के तीनों पहलू मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं लीगल वे में भी जान रहा हूं, मैं जर्नलिज्म को भी जान रहा हूं और समाज के लिए काम कर रहा हूं। तो तीनों आधार जो हमारे महत्वपूर्ण हैं, इन तीनों आधार को मिलाकर के ही काम किया जा सकता है। लेकिन जिस रूप में आज मीडिया अन्य पहलुओं को दृष्टिगोचर कर रहा है और हम आज शहर की आवाज उठा रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारा जो मीडिया है राष्ट्रीय स्तर के कार्यों को तो उठा रहा है, लेकिन जिले स्तर के कार्यों को उस स्तर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही नहीं, उन स्थानीय कार्य, इलाहाबाद में कोई महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है तो दिल्ली वासी भी जाने, मुंबई वासी भी जाने, तब उसका महत्व बनेगा। इस प्रयासों को हर स्तर पर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबको मिलकर के करना होगा। और एक्टिव इंडिया के लिए तो मैं यही कहूंगा कि जिस तरीके की शुरुआत आपने की है, मैं ये चाहूंगा कि ऐसे लगातार साक्षात्कार, ऐसे लगातार डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्म, गंगा यमुना पर जो कार्य हो रहे हैं उनको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। आज मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप उसको धार्मिक आधार पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़ने के बाद उसको पर्यावरणीय आधार दें और इस आधार पर आप बढ़े। और आपने अभी जैसा मुझे वादा किया है कि हम मिलकर के महाकुंभ को इको फ्रेंडली बनाएंगे, मैं आपके अभियान में, अपने अभियान में आपको एक महत्वपूर्ण भूमिका दूंगा, ये मेरा भी वादा है। जब भी चाहेंगे बदल डालेंगे दुनिया का निजाम, खैर गफलत ही सही खुद पे एतबार तो है। बिल्कुल, हमने एक वादा जो खुद से किया है, जो हमने सीखा आज श्रीवास्तव जी से, ये खुद से एक वादा है, बिल्कुल हम इस पे अमल करेंगे। अपने जरिए, अपने आचरण के जरिए औरों को भी संदेश देंगे, अपने स्तर से प्रयास शुरू करेंगे, समाज को अपने आप जागरूक होता हुआ पाएंगे, ये सब हम करेंगे। बहरहाल अभी के लिए सिर्फ इतना कि आज एक आवाज, एक एहसास, एक ख्याल और एक बहुत बड़ी विचारधारा लेके हम यहाँ से विदा होते हैं। मनोज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन संबंधित तमाम जानकारियां दी, इसके लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस तरीके की एक शुरुआत की है और एक्टिव इंडिया के द्वारा यह शुरुआत हुई है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद का पात्र मानता हूँ। चलते हैं दोस्तों, इजाजत दीजिए, हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही तमाम ज्ञानवर्धक प्रोग्राम लेकर के। नमस्कार।
वॉचिंग एक्टिव इंडिया चैनल। नई सोच, नया जोश।